पहले मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन फिर मुझे पता चला एक नई वॉशिंग मशीन के बारे में। वो इतनी पावरफुल है कि उसने मेरे सारे दाग साफ कर दिए और अब मैं फिर से करप्शन करने के लिए तैयार हूँ। ईडी और सीबीआई जो एजेंसीज है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और स्टेट गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर मामला बढ़ जाए और लोगों की डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ईडी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है इन एजेंसीज को जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो अब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और अगर किसी स्टेट में दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है तो उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड्स होती है। उसके बाद वो नेता बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो नेता बीजेपी में चला गया तो अब क्या अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन होंगी? फॉर एग्जांपल अजीत पवार, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद अभी वो महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर है। मतलब जिस आदमी ने पैसे का घोटाला किया है उसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना डाला। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जैसे ही अजीत पवार ने डिप्यूटी सीएम की ओथ ली थी ना, उसके 48 आवर्स के अंदर उनके खिलाफ जो केसेस थे वो क्लोज कर दिए गए। अभी रिसेंटली अशोक चौहान, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र से, उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अब ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने में, आपको मजा आएगा। ये है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की एक 31 फ्लोर्स की बिल्डिंग जो मुंबई के कोलाबा एरिया में लोकेटेड थी। ये बिल्डिंग सिर्फ इसलिए बनाई जा रही थी कि हमारे जो हीरोज है जिन्होंने कारगिल की वॉर में लड़ाई की है, उन लोगों को एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट दिया जाए और जो लोग शहीद हो गए उनकी विडोज या उनकी फैमिलीज को वहां पर अपार्टमेंट दिए जाए। लेकिन जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि 102 लोगों को अपार्टमेंट्स दिए गए थे, जिनमें से 37 लोग डिफेंस के थे, 15 लोग रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, 8 लोग एमपीज और एमएलएस थे। और अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, ठीक है? 42 लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और पॉलिटिशियंस के फैमिली मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान की फैमिली मेंबर्स। इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि अशोक चौहान की फैमिली को 3 फ्लैट्स अलॉट हुए थे और मुंबई का कोलाबा एरिया बहुत महंगा एरिया है, तो एक एक फ्लैट की मार्केट वैल्यू उस टाइम पे 8.5 करोड़ रुपए थी और इन लोगों को फ्लैट्स दिए गए थे 85 लाख में। मतलब टोटल मार्केट वैल्यू के सिर्फ 10% पे इन लोगों को फ्लैट्स मिले थे। मल्टीपल एजेंसीज ने उस टाइम पे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया था, सीबीआई, ईडी, आर्मी। उस टाइम पे हमारा मीडिया थोड़ा इंडिपेंडेंट हुआ करता था, तो भले ही सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस चल रहे थे, फिर भी मीडिया में ये खूब चलाया गया था। आदर्श सोसाइटी घोटाले मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। संसद में तो राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। कहां गया कांग्रेस का आदर्श? इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इतना प्रेशर आया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ा था। अशोक चौहान के ऊपर बीजेपी के नेता जो उस टाइम अपोजिशन में थे, उन्होंने भी बहुत कमेंट्स किए थे। आदर्श सोसाइटी की बात हो, इसमें कांग्रेस पार्टी गिल्टी है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसको आज कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए ने स्वीकार किया है और इसीलिए दोनों पर कार्रवाई हुई है। और इस चीज पे उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री का क्या कहना था, एक बार सुनिए। अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था। और बेशर्मी तो देखो, करगिल के युद्ध में मां भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? सुन लिया? अब आ जाओ 2024 में, आज की सिचुएशन क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अशोक चौहान ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने भी जा रही है। बस ये ध्यान में रखो कि आज भी अशोक चौहान के ऊपर वो सारे केसेस चल रहे हैं। अब आगे का पार्ट देखो। असे ज्येष्ठ नेते माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता है। क्या आपको लगता है कि अब अशोक चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो अब उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी उतनी तेजी से होंगी जो पहले होती थी? आंसर देने से पहले ये रिपोर्ट देखो इंडियन एक्सप्रेस की, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2014 से लेके अब तक, मतलब जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेके अब तक ऐसे कई सारे नेता है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है अपनी अपनी पार्टीज को छोड़ के। लेकिन 25 ऐसे नेता है जिनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे थे, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन 25 में से 23 लोगों के या तो केसेस खत्म हो गए, या तो उनको रुका दिया गया, या तो उन पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, या तो बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 417 कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर किए, जिसमें से 116 मतलब लगभग 28% दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं और जिनमें से मेजोरिटी लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अशोक चौहान तो बस एक एग्जाम्पल है। सुवेंदु अधिकारी,
जिनके ऊपर शारदा स्कैम के करप्शन के आरोप लगे थे। शारदा चिट फंड स्कैम बहुत चला था मीडिया में, आपको याद होगा, हमने बहुत सुना था शारदा स्कैम, शारदा स्कैम। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसको अपनी स्पीच में मेंशन किया है। दीदी, ये प्रधानमंत्री पद ऑक्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर सीबीआई के केसेस दर्ज हुए और कुछ सालों बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब दूध सी सफेदी निरमा से आई। वाह, क्या सीन है। ऐसे ही एक लीडर है छगन भुजबल, जिनको 14 मार्च 2016 को ईडी ने अरेस्ट किया इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2 जुलाई 2023 को उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसमें एक मिनिस्टर के जैसा ओथ लिया और 11 दिसंबर 2023 को, मतलब मिनिस्टर बनने के कुछ 5-6 महीने बाद ही ईडी ने अपनी प्ली वापस ले ली, अपनी केसेस वापस ले लिए। प्रफुल्ल पटेल एक एनसीपी के लीडर थे जिनको ईडी ने चार्ज किया था एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर केस में मई 2019 में। फिर जून 2023 में उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। सीबीआई उनके केस में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देती है, मतलब केस खत्म। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस पार्टी में थे, उनके ऊपर सीबीआई ने रेड किया अगस्त 2024 में। नवंबर 2014 में सीबीआई ने उनकी क्वेश्चनिंग की। अगस्त 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और आज का स्टेटस ये है कि उनके ऊपर इन केसेस से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लिया गया। आसाम में जो बीजेपी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री आज वो। अभी रिसेंटली एक मीडिया इंटरव्यू में जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनको पूछा गया कि आप तो बड़े बीजेपी को नाम रखते हो कि आप करप्ट लीडर्स के साथ पार्टी बना रहे हो, करप्ट लीडर्स के साथ पार्टी बना रहे हो। आप भी तो कांग्रेस को करप्ट बोलते थे 2014 के पहले। अब आप भी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आप भी तो वही कर रहे हो जो बीजेपी कर रही है। तो इस चीज पर आम आदमी पार्टी के नेता का कहना था 12-13 में लड़ाई थी कि कोलगेट में नाम आ गया, 2G में नाम आ गया, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई। ठीक है। मगर कैग की रिपोर्ट आती थी, कैग की रिपोर्ट पे सीबीआई इंक्वायरी होती थी, मंत्री का इस्तीफा होता था। आज तो आपकी स्थिति बद से बदतर हो गई। अब कम से कम उस स्थिति तक लाने के लिए तो आपको मिलके आना पड़ेगा, फिर आगे की लड़ाई लड़ोगे। मतलब इन शॉर्ट कि कांग्रेस के टाइम पे करप्शन यहाँ हो रहा था इस लेवल पे जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे। अब बीजेपी के टाइम पे यहाँ चला गया सारी चीजें, तो हमको पहले इस लेवल पे तो आ जाए, तब जाके हम बाद में उसको और नीचे लेके जाएंगे। कांग्रेस के टाइम पे जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी की गवर्नमेंट थी, और स्टेट में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसमें अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर थे, तब भी सीबीआई और ईडी के केसेस हुए और उन्होंने रिजाइन भी किया। मीडिया में भी चला ये सब। मतलब पहले जब करप्शन होते थे तो एटलीस्ट हमको पता तो चलता था, उसके खिलाफ इंक्वायरीज तो होती थी। अब तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको क्या लगता है इन सब चीजों में बेवकूफ कौन बन रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, ईडी, सीबीआई या हम? शायद आप लोगों को इस चीज का जवाब अब तक समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं आया तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ आप लोगों को इसके लिए। एक बार ना एक शिप थी, एक पानी का जहाज, जो एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आया था। जब वो वापस आया ना गांव में, तो गांव में उसकी बहुत इज्जत और बहुत सम्मान था। लोग उसको बहुत हाई रिस्पेक्ट में देखते थे। जैसे वो शिप वापस आई, लोगों ने उसको गांव में एक जगह खड़ा कर दिया, उसकी साफ सफाई हुई और उसकी बहुत इज्जत करी जाने लगी, उसकी देखभाल करी जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, अब वो लकड़ी का जहाज था, उसकी एक एक लकड़ी खराब होने लगी। जैसे एक लकड़ी खराब होती थी उसको निकालते थे, उसकी जगह नई लकड़ी लगा देते थे। फिर कोई दूसरे पार्ट की लकड़ी खराब होती, उसको निकालते थे, उसकी जगह नई लकड़ी लगा देते थे। ऐसा करते करते उस शिप की जो सारी ओरिजिनल लकड़ियां थी वो रिप्लेस हो गई नई लकड़ियों के साथ। और वो जो पुरानी लकड़ियां निकल रही थी धीरे धीरे, उन लकड़ियों को जमा करके थोड़ी दूरी पे एक और शिप बना दी गई। अब वो शिप भले टूटी फूटी थी लेकिन वो खड़ी हो गई बनकर। तो अब गांव वालों की दुविधा ये बनी कि हम तो उस शिप की इज्जत करते थे जो लड़ाई में जीत कर आई थी। अब ये जो शिप सामने खड़ी है हमारे, इसमें तो कोई ओरिजिनल पार्ट बचा ही नहीं है, इसमें तो सब नए पार्ट्स लग गए। और जो ओरिजिनल पार्ट्स थे उसकी शिप तो हमने वहां खड़ी कर दी, तो हमको उसकी इज्जत करनी चाहिए या इसकी इज्जत करनी चाहिए? गांव वालों के बीच में बहुत बड़ी दुविधा थी। ये एक बहुत फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं शिप ऑफ थीसियस एक्सपेरिमेंट। आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सेम चीज हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में अप्लाई होती हुई लग रही है। पहले हम एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत गाली देते थे कि ये करप्ट है, इनके नेता चोर है, लेकिन धीरे धीरे उनके जो खराब पार्ट्स थे वो निकलते गए और उन्होंने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब हम करप्ट किसको बोलेंगे, इस पार्टी को या इस पार्टी को? इस चीज के ऊपर दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपको जो सही लगता है आप वो सोचकर अपना वोट दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।